अच्छा, आज की क्लास में हमने लास्ट टाइम कहा था कि हम डिप्लॉयमेंट सीखेंगे। डिप्लॉयमेंट बेसिकली क्या चीज़ है कि जो हमारे पास वेबसाइट्स हैं, वेब पेजेस जो हम बना रहे हैं वो हमारे लोकल कंप्यूटर पे है। मतलब जो भी मैं फाइल्स यहाँ बना रहा हूँ, जैसे हमने नेविगेशन बार बनाया था, तो वो नेविगेशन बार बस इस कंप्यूटर पे है। लेकिन जब आप जैसे यहाँ पे हम लोग लिखते हैं गूगल, तो हम इधर गूगल लिख रहे हैं तो google.com आप कहीं से भी एक्सेस करते हैं, आपको मिल जाता है। मतलब मैं अगर अपने घर से google.com खोलूँगा खुल जाएगा, मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ खुल जाएगा, मैं अपनी मोबाइल से खोलूँगा तो भी खुल जाएगा। तो हर जगह से जो चीज़ एप्लीकेबल है हम बेसिकली उसकी तरफ जाना चाहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली तो ये चीज़ हम तब करवाते हैं जब CSS तकरीबन ख़त्म हो जाती है। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो आपके असाइनमेंट्स आ रहे हैं वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हैं, उसको टेस्ट करना, उसको चेक करना, क्योंकि वो सारी फाइल्स को डाउनलोड करना पड़ता है, उसके बाद हमें उसको चला के देखना पड़ता है। तो ज़्यादा बेटर होता है कि हमारे पास एक लिंक आ जाए, आप क्लासरूम में वही लिंक पोस्ट कर दो और उसके साथ फाइलें भी पोस्ट कर दो। लेकिन उससे क्या होगा कि मैं बस लिंक पे क्लिक करूंगा और मुझे पता लग जाएगा कि आप लोगों ने क्या काम किया हुआ है। और मुझे आपको पता है इंस्पेक्ट से हमें पता चल जाता है कि आपने क्या HTML लिखी हुई है और क्या CSS लिखी हुई है। तो ज़रा उसकी तरफ शुरू करते हैं हम काम। एक नया फोल्डर बना लेते हैं और उसको हम कह लेते हैं डिप्लॉयमेंट। जिस सर्विस को हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं इस सारे प्रोसेस के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि आप ये चीज़ जो हमारी वेबसाइट है, जो हमारे पेजेस हैं, जब आप कहते हैं ना वेबसाइट, तो बेसिकली उसका मतलब होता है आपकी HTML की फाइल। क्योंकि आपका जो CSS की फाइल है आप देख रहे हैं कि वो किस में अटैच होती है, HTML के अंदर। तो जब आप कह रहे हैं कि मेरी वेबसाइट, तो मैं बेसिकली किसकी बात कर रहा हूँ, HTML। अब मेन मसला ये है कि ये जो HTML की फाइल है ये आपके कंप्यूटर पे है। जब तक ये आपके कंप्यूटर पे है तब तक सिर्फ आप ही के पास है। आप USB में डाल के किसी और को देंगे तो वो किसी और के पास चली जाएगी। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब है कि ये जो HTML की फाइल है मुझे एक ऐसी जगह पे रखना है कि ताकि सबको मिल सके। जैसे आप सबने गूगल ड्राइव यूज किया होगा, सबने यूज किया है गूगल ड्राइव। तो गूगल ड्राइव का काम क्या होता है कि आप उस पर फाइल अपलोड करते हैं, उसका लिंक जनरेट करते हैं, और वो लिंक जब आप किसी को भी देते हैं तो उसको वो फाइल वहां से मिल जाती है। ये जो आप गूगल ड्राइव इस्तेमाल करते हैं इसको हम कहते हैं क्लाउड। क्या कहते हैं? क्लाउड। यानी कि एक ऐसी स्टोरेज, एक ऐसी जगह जहां पे आप अपनी फाइल्स सेव कर सकें, लेकिन वो फाइल्स आपको सारी दुनिया में अवेलेबल हो। इसको हम बेसिकली कहते हैं क्लाउड। और क्लाउड कुछ नहीं होता, एक कंप्यूटर होता है जो कि कंपनी ने आपको दिया हुआ होता है। जैसे कि ये आपका कंप्यूटर है, इसके अंदर जो हार्ड ड्राइव है, जो SSD है, जो भी लगा हुआ है वो आपका है। इसी तरीके से क्या है कि उन्होंने एक कंप्यूटर बना के रखा हुआ है, उस कंप्यूटर में जाके आप वो फाइलें सेव करते हैं। लेकिन उस कंप्यूटर की खास बात क्या है कि वो कंप्यूटर पूरी दुनिया से एक्सेसिबल है, यानी कि आप उसको पूरी दुनिया से उसकी फाइलें आप सेव कर सकते हैं और अपलोड भी कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं, पहली बात ये सवाल उठता है कि कोई ऐसा क्यों करेगा। सही है कि कोई एक गूगल वाले हैं, उन्होंने गूगल ड्राइव आपको फ्री में क्यों दी हुई है, 15 GB मिलता है आपको फ्री में। तो यहाँ पर जब आप खरीदने जाएंगे तो आपको पास जो 128 GB की SSD है वो 5000 रुपए की है। सही है, तो 5000 से थोड़ा लगाएं 128 GB को, तो लगभग 1500 रुपए का तो पड़ता है 15 GB या 1000 रुपए का। तो ये बात है कि यहाँ पे हमें पैसे देने पड़ते हैं। उसके बाद हमें अपना पूरा कंप्यूटर चाहिए, जिस कंप्यूटर पे हम वो लगाएंगे, बिजली चाहिए उसको चलाने के लिए, इंटरनेट चाहिए इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। इसका मतलब ये सारा सिस्टम उन्होंने आपको लगा के दिया हुआ है मुफ्त में। तो ऐसा क्यों करते हैं? तो उसकी एक मेन रीजन ये है कि वो लोग इससे कमाते हैं। वो कैसे कमाते हैं कि आप जो बेसिकली हैं 15 जो GB यूज करने वाले, ये समझ लें उनके लिए कुछ भी नहीं है। उनका जो कस्टमर है वो बंदा है जिसको 15 GB से ज्यादा डेटा सेव करवानी है। अब जैसे कि आपकी अभी मसला हुआ था कि ये हमारा जो क्लासरूम है, गूगल क्लासरूम है, उस पर बच्चों के असाइनमेंट अपलोड नहीं हो रहे थे, जो हमारा ये इस पूरे इंस्टीट्यूट का है। तो हमें पता लगा था कि इसकी वजह क्या थी कि हमारी जो स्पेस थी 15 GB की वो फुल हो चुकी थी। तो अब इस तरीके से क्या है कि आप मजबूर हो गए हो, आपका सारा सिस्टम गूगल पे बना हुआ है। सही है, गूगल वालों ने आपको फंसा दिया। शुरू में तो बोला कि 15 GB बहुत होता है तो कोई मसला ही नहीं होगा, लेकिन जब आप एक्चुअली उनका काम यूज करने लग गए अब आप फंस गए।
अब हमने सारे अपने बैचेस चलाए हुए, गूगल क्लासरूम पे सब कुछ मेंटेन हो रहा है, अब हम उससे निकल तो नहीं सकते। हम ये तो नहीं कह सकते कि अब हम दूसरा अकाउंट पे अब अपलोड करें, फिर सारे बच्चे कोई कोड कॉपी करे ना करे तो बहुत बड़ा मसला है। तो ऐसी कंडीशन में बंदा क्या करेगा, उनकी पेड वर्जन खरीद लेगा, उनको पैसे देगा कि यार मेरी ड्राइव बढ़ा दो। अब वो 15 से लेके 100 GB तक बढ़ाने के वो आपसे महाना पैसे लेते हैं। तो पहले उन्होंने आपको फंसाया, अब वो आपसे पैसे ले रहे हैं। तो बेसिकली ये तकरीबन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हर जगह होता है। आपको एक पेयर दिया जाता है छोटा सा, शुरू में आपको लगता है कि आप बेहतरीन लोग हैं, मुफ्त में चीजें बांट रहे हैं, लेकिन बाद में आपको समझ आती है कि जब आप प्रोफेशनल यूज के लिए आते हैं तो आपके मसले मसाइल बढ़ते हैं। तो इसी तरह की एक सर्विस है जिसको हम कहते हैं फायरबेस। कुछ लोगों ने इसका नाम पहले भी सुना होगा, ये एक बहुत जबरदस्त सर्विस है। फायरबेस को हम आगे जाके भी यूज करेंगे। अच्छा, फायरबेस की खास बात क्या है? फायरबेस एक अलग कंपनी थी, जैसे कोई भी एक कंपनी स्टार्ट होती है तो इन्होंने शुरू किया था एक डेटाबेस। डेटाबेसेस क्या होते हैं ये हम बहुत आगे जाके पढ़ेंगे जब हम जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट पढ़ेंगे। तो उसके बाद गूगल वालों को ये पॉपुलर हो गई, मतलब ये जो डेटाबेस था ये दुनिया में पॉपुलर हुआ तो गूगल ने इसको खरीद लिया। अब जब गूगल ने खरीदा है तो गूगल ने अपनी भी बहुत सारी चीजें इसमें ऐड करवा दी हैं। तो अब इसमें एक चीज नहीं है, एक से ज्यादा है, बहुत कुछ है इसमें। तो हम नॉर्मली शुरुआत में इसको यूज करते हैं। तो आपके पास सबके पास गूगल का अकाउंट तो होगा। जब आपके पास गूगल का अकाउंट होगा तो बेसिकली जब आप इसको जाएंगे firebase.com पे तो आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखेगी, ठीक है, और ऊपर इधर लिखा हुआ होगा गो टू कॉन्सोल। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको कहेगा साइन इन करो, और आप देख रहे हैं ये वही विंडो है जो नॉर्मल गूगल किसी भी सर्विस के लिए कहता है। आप मेल पे जाएं, आप गूगल ड्राइव पे जाएं, आप गूगल की कोई भी सर्विस इस्तेमाल करें तो आपको यही वाला लॉगिन मिलता है। अगर आप गूगल पे पहले से लॉगिन हुए हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आप देख रहे हैं वो मेरे अकाउंट का लोगो आ रहा है, यानी कि मैं पहले से लॉगिन हुआ हूं, तो आपने अगर डायरेक्टली गो टू कॉन्सोल किया तो अब आपको स्क्रीन कुछ अलग दिखेगी। अब आप डायरेक्टली इसके डैशबोर्ड के अंदर ऐड हो चुके हैं। तो जब आप गो टू कॉन्सोल पे आप आए तो अब आपको पहली स्क्रीन कुछ ये दिखती है। ये जो आपको दिख रहे हैं ये हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, सही है। तो हम जब भी कोई नया काम करेंगे, क्योंकि आप हो सकता है एक से ज्यादा क्लाइंट के लिए काम करें, एक से ज्यादा लोगों के लिए काम करें, तो उन सब लोगों के लिए आपको अलग अलग यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट, सही है। जैसे आप नया उसके लिए जाहिर सी बात एक काम करेंगे तो आप लोगों के लिए हम लोग एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। यहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि अपने प्रोजेक्ट को एक नाम दो। अब हम सोच लेते हैं कि क्या नाम दे उसका, वेब ऐप 6 कर देते हैं, सही है। अब मैंने इसको कहा वेब ऐप 6, तो मैंने कंटिन्यू किया तो ये कह रहा है कि एनेबल गूगल एनालिटिक्स फॉर दिस प्रोजेक्ट। गूगल एनालिटिक्स आप इसको करें ना करें आपकी मर्जी है, लेकिन फिलहाल इजी होने के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, सही है। आप इसको अगर चेक करके रखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सिंपल रखना चाहता हूँ ताकि काम थोड़ा जल्दी जल्दी हो, वरना ये थोड़ा टाइम लेता, सही है। तो अब ये हमारा नया प्रोजेक्ट बना रहा है। जब तक ये प्रोजेक्ट बन रहा है, अब इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर से इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो हम ये ब्राउजर इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वेबसाइट पे, और जब आप गूगल ड्राइव इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे अपलोड का बटन होता है, आप अपलोड के बटन को क्लिक करते हैं, आपका काम हो जाता है बड़े आसानी से। लेकिन फायरबेस में ऐसा नहीं है। फायरबेस को आपको अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना पड़ता है, फायरबेस के सर्वर से। अब आपने ये चीज तो बहुत देखी है, इसको हम क्या कहते हैं, CMD कहते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं, या कमांड लाइन कहते हैं, इनके बहुत सारे नाम है। टर्मिनल भी कहते हैं, लिनक्स की जबान में कहें तो उसको टर्मिनल बोलेंगे, और अगर मैक की जबान में बोले तो उसको कर्नल कहेंगे। तो उसके बहुत सारे नाम है। मेजर चीज ये है कि ये आपकी विंडोज का बेसिकली कमांड लाइन है। आप इसकी कमांड कोई भी आपको हो तो वो आप इसमें लगाते हैं। अब इसकी खास बात यह है कि कमांड लाइन जितने भी आपके पास सॉफ्टवेयर्स हैं, जो आप किसी सर्वर से अगर आप कनेक्ट होते हैं तो वो आप किसके थ्रू करते हैं, कमांड लाइन से, ठीक है। अभी तक आप सिर्फ क्या करते आए थे, कोड और डॉट, सही है, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं किया। अब जो आप ये फायरबेस वाला काम करेंगे वो उनके सर्वर से कनेक्ट करने का काम भी किसके साथ है, इसके साथ। लेकिन अब उसके लिए आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स चाहिए,
अभी तक आप बस VS कोड के साथ काम कर रहे थे, अब हमें थोड़े बहुत और सॉफ्टवेयर चाहिए, क्योंकि विंडोज को कैसे पता लगेगा कि इसको किस तरीके से फायरबेस के साथ कनेक्ट करना है। तो हमें पहले विंडोज में कुछ वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं जिनके जरिए ये सारा काम होगा। तो हम एक साथ में एक काम कर लेते हैं, हम एक डॉक्यूमेंट भी बना लेते हैं जिसमें हम ये सारे स्टेप्स लिखते जाते हैं, ताकि आपको 1 घंटे की पूरी वीडियो दोबारा ना देखनी पड़े, बस आप देख के समझ जाओ। हो सकता है, आई थिंक ये लिखा हुआ भी है, यकीनन आपके जो पुराना बैच है उसके लिए लिखा गया था, और अक्टूबर 2022 की फाइल है। मैं इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो इसमें स्टेप्स बहुत इजी हो के हमने लिखे हुए, सही है। सबसे पहले वो क्या कह रहा है, इंस्टॉल नोड। अब ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपको कह रहा है इंस्टॉल करो, और उसकी उसने यहां पर लिंक दी हुई है। उसने नहीं, मतलब मैंने ही, मेरे ही लिखा डॉक्यूमेंट है। तो आप इस जगह पे आ गए। अब आपको ये कह रहा है कि आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करो। अब यकीनन यहाँ पे सारे विंडोज वाले हैं, कोई भी मैक वगैरह का तो नहीं होगा। तो विंडोज इंस्टॉलर में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, 32 बिट होता है और 64 बिट होता है। कोई गेम खेलता है? किसी को आइडिया है कि 32 बिट 64 बिट क्या होता है? क्या? नहीं, स्क्रीन रेजोल्यूशन नहीं है। किसी को आइडिया है? कोई कंप्यूटर साइंस वाला है, फर्स्ट ईयर वाला, सेकंड ईयर वाला? हाँ, सही है, सही है, करीब करीब। तो बेसिकली क्या होता है कि आपके पास 3 मेन कंपोनेंट्स हैं आपके कंप्यूटर के अंदर। एक आपकी हार्ड ड्राइव है, एक बीच में रैम है, और रैम के बाद एक प्रोसेसर है, सही है। जो आपका डेटा है वो इन 3 चीजों के बीच में घूमता रहता है। सबसे पहले आपकी रैम और प्रोसेसर सारा काम करती है, सही है। आपका रैम में कोई चीज सेव होती है, वो प्रोसेसर को भेजता है, प्रोसेसर उसको अपना प्रोसेस करता है, काम करता है, उसको वापस किस में भेज देता है, रैम में। फिर आप जब कोई फाइल सेव करते हो, तब वो जाके किस में सेव होती है, हार्ड डिस्क में। तो बेसिकली ये जो रैम है और जो प्रोसेसर है, ये आपस में ये जो एक दूसरे को डेटा फेंक रहे हैं और वापस ला रहे हैं। तो ये जो डेटा फेंक रहे हैं वापस ला रहे हैं, ये कुछ कनेक्शंस के थ्रू होगा, सही है। जैसे आपका एक यूएसबी एक स्टिक है, तो यूएसबी के आप देखें तो उसमें 4 कनेक्शंस होते हैं, सही है। 2 पावर के होते हैं, 2 डेटा के होते हैं। कभी देखा है? यूएसबी में 4 पॉइंट्स होते हैं। तो अब मोबाइल का भी आपके पास डेटा केबल होता है, तो उसमें देखें तो 4 पॉइंट्स होते हैं। तो मतलब कि उसके पास 2 बिट है, मतलब कि 2 जो उसकी तारें हैं 4 में से वो पावर के होते हैं, प्लस माइनस, और 2 जो तारें होती हैं वो आपके पास डेटा की होती हैं। तो मतलब उसके बाद 2 लाइनें हैं, 2 तारें हैं डेटा को भेजने और रिसीव करने के लिए। अब जो प्रोसेसर और रैम है, इसके दरमियान जो स्पीड है वो बहुत तेज होनी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं हम कितना ज्यादा काम करते हैं, गेम्स खेलते हैं, पता नहीं क्या क्या चलाते हैं, तो वो बहुत स्पीड होनी चाहिए। तो आपके पास 2 आर्किटेक्चर होते हैं। या तो 32 बिट होगा, मतलब कि आप एक वक्त में 32 लाइनों से आप डेटा भेज रहे हो और रिसीव कर रहे हो। या क्या होगा, 64 बिट होगा, यानी मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 64 कनेक्शन से आप डेटा भेज रहे हो और रिसीव कर रहे हो। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि यूएसबी में सिर्फ 2 पॉइंट्स होते हैं, फिर भी एक अच्छा खासा जीबी का डेटा जो है वो बहुत तेजी से आप ट्रांसफर कर देते हैं। तो जरा सोचेंगे, एक प्रोसेसर और रैम के बीच में 64 कनेक्शंस हैं, तो 64 कनेक्शंस कितना तेजी से भेज पाएगा। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है 32 बिट और 64 बिट का। 32 बिट जो है, पहले के जो कंप्यूटर्स आते थे, पेंटियम 4, पेंटियम 3, पेंटियम 2, कोई इतना पुराना है जिसने पेंटियम 4 इस्तेमाल किया? सही। तो पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4, ये जो पेंटियम वाले थे, ये इसमें 32 बिट होता था। उसके बाद जब कोर आया, कोर i3, कोर i5, कोर्स जितने आए इंटेल के, वो सारे किस पे आए, 64। लेकिन मजे की बात है कि क्योंकि ये 64 कनेक्शंस हैं, तो ये 32 कनेक्शंस को भी तो डेटा भेज सकता है, मतलब क्योंकि एक ज्यादा है। अभी हाईवे बहुत बड़ा है, सही है, 8 लाइनों का हाईवे है, लेकिन उसमें से इस्तेमाल 2 हो रही हो तो कोई मसला थोड़ी है। तो इसी तरीके से जो 64 बिट वाला कंप्यूटर है वो इन दोनों को चला लेता है। लेकिन हमेशा अगर आपके पास 64 बिट का सॉफ्टवेयर है तो आपको कौन सा करना चाहिए, 64 बिट, क्योंकि भाई जब 8 लाइनों का हाईवे है तो 8 लाइनें ही इस्तेमाल करो ना, तो ट्रैफिक कम फंसेगा।
अगर आप 32 करोगे तो जाहिर सी बात है उसकी स्पीड स्लो रहेगी। तो इन दोनों में बेसिकली ये फर्क होता है, सही है, इसको याद रखिएगा। तो इसको आप क्लिक करेंगे तो आपका ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और इंटरनेट बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, तो ये डाउनलोड हो चुका है। आपके पास इतना जल्दी नहीं होगा जितना मैं सोच सकता हूँ। खैर, तो हमारा नोड इंस्टॉल हो चुका है। नोड क्या है इसको हम बहुत बाद में देखेंगे। नोड एक बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है जो कि आपको रिएक्ट में हर वक्त इस्तेमाल होगा। रिएक्ट एक दफ़ा स्टार्ट हुई, आप रोज़ नोड से आके मुलाकात करेंगे। फिलहाल के लिए आप बहुत थोड़े सी अरसे के लिए से मिलेंगे। तो इस जैसे आप गेम इंस्टॉल करते हैं वैसे ही आपके पास यहाँ पे थोड़ी देर आप इंतजार करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट खुल जाएगा। अब आपको पता है जैसे गेम इंस्टॉल होता था, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, कुछ पढ़ना नहीं होता, बस नेक्स्ट करते जाओ और कुछ नहीं करो। सही, यहाँ भी यही सेम का है, जो तब तक करते रहो जब तक क्या नहीं आ जाए, फिनिश। सही, बीच में क्या हुआ हमको कुछ नहीं पता। उसके बाद जब आप इसको बंद करोगे, मतलब फिनिश कर लोगे, अभी ये मेरे पास इंस्टॉल्ड है आई थिंक इस पीसी पे, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे, अगर आपके पास ये कमांड लाइन खुली हुई है तो आप इसको बंद करोगे, ठीक है। बंद करने के बाद फिर खोलोगे। कुछ सोच रहे होंगे कि ये क्या पागलपन है, लेकिन इसमें लॉजिक है। तो आपने इसको दोबारा खोला, दोबारा खोलने के बाद आप क्या करोगे, लिखोगे npm वर्जन। जब आप लिखोगे npm वर्जन तो यहां पे क्या देगा, कोई भी एक नंबर देगा, यानी कि किसका वर्जन बता रहा है, npm का। npm एक कमांड है, जिस तरीके से आपकी कोड कमांड है, जिस तरीके से अगर आपने कभी पढ़ा हो तो क्लियर कमांड, सॉरी क्लियर उसकी है लिनक्स, cls एक कमांड है, cls के बाद डर एक कमांड है, सही है। डर के बाद आपके पास cd एक कमांड है, mk डर एक कमांड है। इन सारी कमांड्स आपको नहीं याद करनी, सही है। अभी आप हल्के में आओ, अभी आप सिर्फ npm, सिंपल। अब npm वर्जन किया आपने तो क्या आना चाहिए, एक नंबर आना चाहिए। अगर नंबर आपको दिख गया बेहतरीन हो गया, आपका काम सही हुआ। अगर कुछ ऐसे आ जाए, देखिए हम क्या करते हैं, npm mm कर देते हैं, 2 दफा m करते हैं, अब हम लिखते हैं माइनस वर्जन। अभी मुझे क्या कहेगा, npmm इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। मतलब आपको एक एरर दे रहा है, कह रहा है कि भाई ये जो तुमने कमांड बोली है मैं इसको नहीं जानता। अब ये npm को भी क्यों जानता है, क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते वक्त आपको 2 चीजें मिलती हैं, एक तो npm मिलता है, उसके बाद एक नोड मिलता है। अगर आप नोड माइनस वर्जन भी करेंगे तो वो आपको एक नंबर बताएगा, लेकिन अभी नोड अभी आपके काम में नहीं है। आपके काम में सिर्फ कौन सी वाली कमांड है, npm। अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये आपको लिखा हुआ है कि चेक इफ नोड इज इंस्टॉल्ड बाय npm वर्जन। ये हमने कर लिया, हमारे पास नंबर आ गया, मतलब बेहतरीन हो गया, कोई भी मसला नहीं हुआ। उसके बाद ये कह रहा है कि npm install -g, ये वाली कमांड आप चलाओ, npm install -g firebase -tools। जो सारी मेहनत की है, नोड इंस्टॉल किया और ये सब किया, ये किसके लिए किया, बेसिकली इस कमांड को चलाने के लिए। तो मैंने इस कमांड को कॉपी किया और मैंने यहां पे पेस्ट किया और मैंने सिंपली क्या प्रेस कर दिया, एंटर। अब मैंने एंटर प्रेस किया तो ये इसको क्या करेगा, इंस्टॉल, ठीक है। अब ये एक खास किस्म की इंस्टॉलेशन है, जो नॉर्मल तो इंस्टॉलेशन क्या होती थी कि नेक्स्ट 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 फिनिश। ये इंस्टॉलेशन कमांड लाइन के अंदर ही है, यानी आपका जो कमांड लाइन है उसी के अंदर होता है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट कितना स्लो है, और अगेन आपके पास थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लेगा। और इसमें एक मसला होगा कि अगर आपका इंटरनेट बीच में थोड़ा सा भी हिला तो आपका ये प्रोसेस पूरा ख़त्म। ERR टाइम आउट एरर आ जाएगा, ERR सॉकेट टाइम आउट। उस एरर का मतलब यही होता है कि आपका इंटरनेट थोड़ा सा हिल गया था, सही है। इवन ये होता है कि बच्चे जाके google.com लिखते हैं, गूगल खुल जाता है, कहते हैं मेरा इंटरनेट तो चल रहा है। तो बेसिकली होता क्या है कि इंटरनेट बीच में से थोड़ा सा कहीं पे भी इशू कर जाता है। जब ये इंस्टॉल होगा तो कुछ इस तरह की लाइनें आ जाएंगी, और ये वाली लाइन लिखी हुई होती है नॉर्मली आपके पास, ये वाली, मतलब ये आपको बताता है कि कितने पैकेजेस मैंने ऐड किए, क्या किया, फलाना ढिमकाना, मतलब कुछ इस तरह का से लाइनें बनी हुई होंगी। अगर ये सही से इंस्टॉल नहीं होता तो एक रेड कलर की लाइन आती जिसमें लिखा हुआ होता एरर, सही। अगर एरर आ जाए, मतलब आपका ERR सॉकेट टाइम आउट आ जाए, तो आपको करना कुछ भी नहीं है,
आप इसको साफ करें। वैसे ये मैं क्लीन करता हूँ स्क्रीन को, ये मैं कमांड इस्तेमाल करता हूँ CLS दबा के एंटर दबाएंगे तो ये पूरा साफ हो जाता है। इसके बाद आपने यही वाली कमांड दोबारा चला देनी है और कुछ भी नहीं करना। ये तब तक करते रहेंगे जब तक ये सही से इंस्टॉल नहीं हो जाती। अब ये अगर सही से इंस्टॉल हुई या नहीं हुई, ये कैसे पता लगेगा? आप लिखेंगे फायरबेस -- वर्जन। जब आप लिखेंगे फायरबेस -- वर्जन तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। थोड़ा सा टाइम ले रहा है मतलब बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसको वो सॉफ्टवेयर मिल चुका है। लेकिन आप जब ये काम करेंगे, आप दोबारा इसको बंद करेंगे पहले और नया CMD खोलेंगे, ठीक है? अब आप जाके लिखेंगे फायरबेस -- वर्जन, क्योंकि कभी कभार होता है कि इंस्टॉल हो जाता है लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट अभी उसको रीड नहीं कर पा रहा होता, तो आप उसको बंद करके खोलते हैं तो वो रीड कर लेता है। अब हमें ये लिख के नजर आ गया 11.25, बेसिकली ये वर्जन है। जैसे कि गेम का वर्जन होता है, जैसे काउंटर स्ट्राइक 1.6, ठीक है? तो इसी तरीके से ये क्या है, 11.25 इसका वर्जन है। तो हमारे पास फायरबेस इंस्टॉल हो चुका है। ये चीज ही इंस्टॉल करने के लिए हमने नोड वाला काम किया था, ठीक है? इसका मतलब है कि मेरे कंप्यूटर में, मेरे कमांड लाइन में फायरबेस अब आ चुका है। अब ये वही फायरबेस है जो मुझे चाहिए था। उसके बाद जरा देखते हैं कि मेरा कमांड, ये डॉक्यूमेंट क्या कह रहा है? कह रहा है फायरबेस वर्जन चेक करो। मैंने कर लिया, सब कुछ बेस्ट चल रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है? फायरबेस लॉगिन। अब आप फायरबेस आपने अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल तो कर लिया, लेकिन आप इसके साथ कनेक्ट कैसे करोगे? मतलब उसको बताओगे कैसे कि मैं कौन सा वाला अकाउंट हूं? क्योंकि फायरबेस पे तो मेरा अकाउंट भी है, आपका अकाउंट भी है, कोई भी अकाउंट हो सकता है। हम इसको बताएंगे कैसे कि मेरे कंप्यूटर पे किसका अकाउंट खुलेगा? तो हम कमांड लाइन में जाके क्या लिखेंगे? फायरबेस लॉग इन। आपने फायरबेस लॉग इन दबा के एंटर किया। जब आप फायरबेस लॉग इन करेंगे तो कह रहा है कि अलाउ फायरबेस टू कलेक्ट CLI एमुलेटर सूट यूजेज एंड एरर रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन। तो आप इसको एंटर दबा देंगे। बेसिकली ये आप लिख सकते हैं कि वाई और नो, यानी कि वाई या नो। अगर वाई लिखेंगे तो मतलब यस, नो लिखेंगे तो मतलब नो। और इन दोनों में से अगर आप नोट करें तो वाई कैपिटल है और एन छोटा है। इसका मतलब कि बाय डिफॉल्ट क्या है? वाई, यस। अगर आप सिर्फ एंटर दबाएंगे बिना कुछ लिखे तो वो किसको सिलेक्ट कर देगा? वाई को। तो आप एंटर ही दबा दें, मतलब इसका मतलब होता है कि वाई। उसने यस कर लिया। जब उसने यस कर लिया तो अब मुझे उसने ब्राउजर खोला डायरेक्ट, ऑटोमेटिक, मैंने नहीं खोला। उसने ब्राउजर खोला और उस पर आप मुझे पूछ रहा है कि अपना अकाउंट चूज करो जो मैं इस कंप्यूटर पे खोलूंगा। तो उसमें मैं कह रहा हूं कि सुफा कंप्यूटर एजुकेशन का अकाउंट आप अपना सिलेक्ट करेंगे, सही है? अब ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई फायरबेस CLI, सही है? CLI का फुल फॉर्म होता है कमांड लाइन इंटरफेस, CLI। बेसिकली आप कमांड लाइन से फायरबेस को आप कंट्रोल करेंगे, ये वही आपसे पूछ रहा है। तो ये गूगल आपको वार्निंग दे रहा है कि भाई ये CLI एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपके अकाउंट में से ये सारी इंफॉर्मेशन लेना चाहता है। आप उसे बोलोगे अलाउ, सही? मैं ही कर रहा हूं, आप अलाउ करो। आप अलाउ करोगे तो ये बोल रहा है कि फायरबेस CLI लॉगिन सक्सेसफुल। आप अपने कमांड लाइन पे वापस आएंगे तो नीचे लाइन लिखी हुई है सक्सेस, ठीक है? इसका मतलब है कि आप इसके साथ कनेक्ट भी हो चुके हैं। अब जब ये सब कनेक्शन हो गया, फायरबेस इंस्टॉल हो गया, फायरबेस चेक हो गया, फायरबेस लॉगिन हो गया, ये सारा काम जो था ये एक बार का था, सही? ये बार बार नहीं करना, मतलब ये जिंदगी में एक दफा करना है एक कंप्यूटर के लिए। अब इस कंप्यूटर पे मेरा फायरबेस इंस्टॉल हो चुका है और लॉगिन हो चुका है। अब मुझे दोबारा लॉगिन करने की जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी, ठीक है? अब जो आगे का काम है वो क्या है? फायरबेस इनिट और फायरबेस डिप्लॉय। ये जो दो कमांड हैं ये आपके प्रोजेक्ट वाइज होंगी। मतलब आप नया प्रोजेक्ट बनाएंगे तो दोबारा फायरबेस इनिट, आप पुराना ही प्रोजेक्ट पे कोई दोबारा काम करेंगे तो फायरबेस डिप्लॉय। इस पे अब हम ही काम करते हैं, ये काम कर लेते हैं। These commands, यहां बल्कि लिखते हैं below commands will be used inside folder project folder। मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो नीचे वाली दो कमांड्स हैं ये किसके अंदर हमें चलानी है? प्रोजेक्ट फोल्डर के। अब प्रोजेक्ट फोल्डर कौन सा है? जो बेसिकली मुझे जिसमें काम करना है। मैंने यहाँ पे एक डिप्लॉयमेंट का एक नया फोल्डर बनाया था। मैं
चीज़ करता हूँ कि मैं HTML में आता हूँ और मैं कोई भी, सॉरी HTML नहीं, CSS, और हम कोई भी यहाँ से nav2 उठा लेते हैं। पहले देख लेते हैं nav2 में क्या था। nav2 में हमने ये वाला काम किया था। हम क्या करते हैं कि हम nav2 को कॉपी करते हैं और इस डिप्लॉयमेंट वाले फोल्डर में पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें वही सारा काम होगा जो बेसिकली आपने आगे पुश करना है। अब आप क्या करेंगे कि आपने कमांड लाइन खोलना है इस फोल्डर में। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं वो VS कोड खोलता था। तो आपने इधर क्लिक किया और आपने लिखा क्या, CMD, और आपने एंटर मार दिया तो मेरा कमांड लाइन यहां पे खुल गया। अब डॉक्यूमेंट क्या कहता है, डॉक्यूमेंट कहता है कि पहली कमांड कौन सी है, फायरबेस इनिट। तो फायरबेस इनिट, तो यहां पे हम लिखेंगे फायरबेस इनिट। मैंने ये कमांड लिखी और हम प्रेस करते हैं एंटर। तो यहां पे वो लिख के बता रहा है कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं, आप फायरबेस के लिए। और यहां पे आपने अंग्रेजी में उसने लिखा हुआ है आर यू रेडी टू प्रोसीड, यानी कि आप रेडी हैं तो आप बोलेंगे एंटर, क्योंकि यहां पे वाई सिलेक्ट कर देगा एंटर पे, ठीक है, या आप लिख दें वाई एंटर। अब नीचे थोड़ी सी कहानी थोड़ी मुश्किल है। उसके बाद ये आपको ऑप्शंस देगा, बोलेगा जी फायरबेस के पास बहुत कुछ है, आपको क्या इस्तेमाल करना है। ये आपसे पूछ रहा है हमारे पास क्या है, रियल टाइम डेटाबेस, हमारे पास क्या है, फायरस्टोर, फंक्शंस, होस्टिंग। अब होस्टिंग भी दो तरह की है। होस्टिंग पहली है कॉन्फ़िगर फाइल्स फॉर फायरबेस होस्टिंग, दूसरी वाली है सेटअप गिटहब एक्शन डिप्लॉयज। तो मैं इसको कहता हूं हाँ यार ये जो होस्टिंग है, मैं नीचे एरर्स लेके जाता हूं और मैंने कहां पे पहुंच गया, होस्टिंग पे। होस्टिंग पे पहुंच के मुझे स्पेस बार दबानी है। क्यों, मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है प्रेस स्पेस टू सिलेक्ट, सही है। तो हमने स्पेस बार दबाया तो यहां पे ग्रीन कलर का स्टेटस का आ गया। गलती से भी एंटर मत दबा दीजिएगा। अगर एंटर आपने दबा दिया तो आपको दोबारा ये बंद करना पड़ेगा, दोबारा से खोलना पड़ेगा, दोबारा से फायरबेस इनिट करना पड़ेगा। ये गलती मुझसे भी हो जाती है। मतलब मैं इसको, क्योंकि एक आदत है ना, कोई चीज सेलेक्ट करने के लिए हम एंटर मारते हैं, कोई फोल्डर सेलेक्ट करने के लिए भी एंटर मारते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, होस्टिंग पर ले आके गलती से क्या प्रेस कर देते हैं, एंटर। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो वो आपको एरर दे देगा, बोलेगा कि आपने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया। जब कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया तो मैं क्या करूं, तो आपको सिलेक्ट करने के लिए क्या सिलेक्ट करना है, स्पेस बार। तो आप देख रहे हैं वहां पे ग्रीन कलर का स्टेटस आ चुका है, मतलब आपने होस्टिंग सिलेक्ट कर ली है फॉर फाइल्स। हमने यही सिलेक्ट करना था। अब आप क्या करेंगे, एंटर। जब आप एंटर सिलेक्ट करेंगे अब नीचे और ऑप्शन आ गए। अब कह रहा है कि प्लीज सिलेक्ट एन ऑप्शन। पहला क्या है, यूज एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, दूसरा क्या है, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। तो अब हम कहते हैं कि अभी याद है कि जब हमने शुरू किया सब कुछ, तो उससे पहले हम फायरबेस में गए और हमने एक नया प्रोजेक्ट बनाया। तो जब हमने नया प्रोजेक्ट बनाया तो मतलब वो प्रोजेक्ट वहां पे बना हुआ है। तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे, यूज एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। तो आप एंटर दबा देंगे डायरेक्टली। जब आपने एंटर दबाया तो ये वो प्रोजेक्ट के नाम लेकर आ गया जो आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं, सही है। आपके अकाउंट में नॉर्मली एक ही दिखेगा। मेरे पास पहले से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है तो वो सारी लिस्ट दिखा रहा है। आपके पास नॉर्मली एक ही दिखना चाहिए। अब मैंने किस नाम से बनाया था, वेब ऐप 6। तो मैं नीचे जा रहा हूं। बेसिकली ये क्या है कि ये अब आगे वेब ऐप 6। अब वेब ऐप 6 पे आके मैं इसको एंटर प्रेस करता हूं तो आपसे ये पूछ रहा है कि व्हाट डू यू वांट टू यूज एज अ पब्लिक डायरेक्टरी। आपने इधर कुछ भी नहीं करना, बस क्या प्रेस करना है, एंटर। अब ये कह रहे हैं कॉन्फ़िगर एज अ सिंगल पेज ऐप, रीराइट ऑल यूआरएल्स टू index.html। फिलहाल के लिए आप इसको कर लें क्या, y, ठीक है। अब कह रहा है कि सेटअप ऑटोमेटिक बिल्ड्स एंड डिप्लॉयज विद गिटहब। तो अभी हमारे पास गिटहब नहीं है तो हम किस पे सिलेक्ट करेंगे, नो। हमने नो किया तो हमें क्या कह रहा है, फायरबेस इनिशियलाइजेशन कंप्लीट। बस 2 ये स्टेप्स थे, आपका काम खत्म। लेकिन जब ये काम खत्म हुआ तो आप अपने फोल्डर में वापस आएंगे तो ये आप ही का फोल्डर है जो अभी हमने खाली खाली बनाया था, डिप्लॉयमेंट। अब इसमें आ रहे हैं तो इसमें बहुत सारी फाइलें। ये सारी फाइलें किसने बनाई, फायरबेस ने, सही है, उसने सब कुछ किया। तो इसमें आपको ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। आप बस एक फोल्डर देख रहे हैं किस नाम का,
पब्लिक। जब इस फोल्डर के अंदर आप आएंगे तो आपके पास एक फाइल पड़ी है, इसका नाम क्या है, index.html। आपने करना क्या है कि इस फाइल को डिलीट कर देना है, इसको खाली कर देना है। अब आप कहेंगे ये जो मेरी फाइल है nav2, आप इसको कट करके ले जाएं इस फोल्डर के अंदर, सही है, और इसका नाम बदल के क्या कर दें, index.html। अगर आपको ये बात पता हो कि ये एक जनरल स्टैंडर्ड है कि हमारे पास जो मेन फाइल होती है उस मेन फाइल का नाम क्या होता है, index.html। इसके नाम में गलती मत कीजिएगा, इसके नाम में मिस्टेक हुई तो फायरबेस को पता नहीं चलेगा कि मुझे कौन सी फाइल चलानी है। बात समझ आ रही है? तो इसके नाम में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, index.html। अब सब कुछ कर लिया मैंने, अब क्या बचा है? अगर हम कमांड पेपर पे वापस जाएं तो हमने फायरबेस इनिट अभी भी खत्म किया, अब क्या रह गया, फायरबेस डिप्लॉय। अब हम दोबारा अपने कमांड प्रॉम्प्ट में आते हैं, इसको साफ करते हैं, साफ करने के बाद हम आखिरी वाली कमांड चलाते हैं और कहते हैं फायरबेस डिप्लॉय। जब हम क्लिक करें फायरबेस डिप्लॉय पे तो अभी अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, कह रहा है डिप्लॉइंग होस्टिंग। तो यहां पे लिख के क्या आ गया, डिप्लॉय कंप्लीट। जब डिप्लॉय कंप्लीट लिखकर आया तो इसने यहां पर एक आपको यूआरएल दी, सही है, HTTPS। ये यूआरएल बिल्कुल वैसी ही दिख रही है जैसे आपके पास google.com होती है, फर्क सिर्फ ये है कि उसमें .com होता है, इसमें क्या है .web.app। अब जाहिर सी बात है मुफ्त में आपको सब कुछ तो मिलेगा नहीं, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। तो आप बेसिकली इसको कॉपी करोगे, आपने इसको कॉपी कर लिया। अब आप अपने ब्राउजर पे आओगे और ब्राउजर पे आके अगर आप पेस्ट करोगे तो आपकी वेबसाइट अब लाइव है, ठीक है। अगर आप इसको अपने घर पे भी जाके इधर आके चेक करेंगे या ये वाली लिंक जाके चेक करेंगे तो आपको ये यहाँ पे मिल जाएगी। अब ये आपके पास डैशबोर्ड है आपका, ठीक है। डैशबोर्ड में आके मैंने किस पे क्लिक किया, होस्टिंग पे। ये बेसिकली बिल्ड के अंदर होता है, नॉर्मली बिल्ड के अंदर ये हो रहा है होस्टिंग। जब मैं होस्टिंग पर आया तो अब ये मुझे बता रहा है कि मेरी एक वेबसाइट डिप्लॉय हो चुकी है और उसकी लिंक ये रही। तो अगर आप लिंक खो भी दें, अगर आप लिंक आपसे गुम भी हो जाए तो आपको यहाँ पे ये वाली लिंक मिल जाती है। और यहाँ पे आपको ये भी बताता है कि आप कितनी दफा आपने इसको अपलोड किया है। अभी ये सिर्फ एक ही अपलोड दिखा रहा है जो कि किस अकाउंट ने किया है, sufaComputerEducation@gmail.com, क्योंकि इसी अकाउंट से हम क्या हुए हुए थे, लॉग इन। तो ये आपके पास सब कुछ दिखा रहा है, तकरीबन आपका काम यहाँ पे पूरा है। एक चीज यहाँ पे आपको दिखा रहा है, ऐड कस्टम डोमेन। अगर आप अपनी डोमेन खरीदते हैं, मतलब आपसे कोई क्लाइंट है वो कहता है नहीं मेरी डोमेन दो, तो आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे एक है नेमचीप, एक आपके पास है godaddy.com, जहां से आप ये डोमेन खरीद सकते हैं। जैसे कि हम एक अभी पता कर लेते हैं sufaApp.com। तो ये कह रहा है कि भाई sufaApp.com अवेलेबल है और ये कितने रुपए की है, 2000 रुपए की है, ठीक है। तो हमारे पास 2000 रुपए में sufaApp.com अवेलेबल है। तो अगर हम 2000 रुपए इनको पे करके और हम इसको खरीद लेते हैं तो हम यहाँ पे आके, कहाँ गया, यहाँ पे आके आप ऐड कस्टम डोमेन करेंगे और यहाँ पे उसको दे देंगे कि भाई कौन सी डोमेन मुझे इसके साथ अटैच करनी है। वो लिंक आपका अटैच हो जाएगा। फिर आप गूगल में जाके कहीं भी जाके लिखेंगे sufaApp.com तो आपको अपनी वेबसाइट दिखना शुरू हो जाएगी। बात समझ आई? तो रिलेटिवली ये जो आपको प्रोसेस है शुरू में लगेगा कि थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा लेंदी है, लेकिन
इतना भी ये मुश्किल नहीं है कि अगर आपको ये बहुत इजी है, सबसे ईजीएस्ट है अगर आप इसको देखें। और दूसरा, फायरबेस के पास और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं। अगर आप एक दफ़ा फायरबेस के साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो गए, थोड़ा इजी हो गया और उसको यूज़ करना सीख गए, तो आपको बहुत ज़्यादा और चीज़ें भी उसकी इस्तेमाल करने को मिल सकती हैं। क्योंकि अगर आप इधर नोट करें, अगर हम बिल्ड में देख रहे हैं तो वो क्या क्या सर्विसेज हैं, ऑथेंटिकेशन है, ऐप चेक है, फायर स्टोर डेटाबेस है, रियल टाइम डेटाबेस है, एक्सटेंशंस हैं, स्टोरेज है, फंक्शंस है, मशीन लर्निंग है। तो इनकी एक से ज़्यादा सर्विसेज हैं। तो अगर एक चीज़ और है गूगल का, तो इसका मतलब है कि आप अगर किसी क्लाइंट को ये बोलेंगे कि आपकी ये वेबसाइट मुफ्त में मैं गूगल के एक सर्वर पे अब डिप्लॉय करके दूंगा, तो पहले तो वो मानेगा ही नहीं, बोलेगा ऐसे कैसे मुमकिन है, गूगल मेरी वेबसाइट फ्री में क्यों होस्ट करेगा। तो लेकिन आप बोलेंगे ये मुमकिन है। तो गूगल की जो सर्विस है वो सबसे फास्टेस्ट है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि सबसे आपकी बड़ी कंपनी है। तो अब आपके पास ये जो वेबसाइट है ये एक फास्टेस्ट सर्वर पे डिप्लॉय हुई है, और इसमें आपका डोमेन नेम जो है वो भी फ्री में बोल रहा हूँ कि आप खरीद के अगर लगाएंगे तो वो अटैच हो जाएगा। सही है। इवन जब मेरी जो कंपनी की वेबसाइट है जो हम ही ने बनाई थी, मतलब मेरी कंपनी नहीं है, मैं जहाँ काम करता हूँ, तो इस कंपनी की वेबसाइट ये जो डिप्लॉय हुई है, ये डिप्लॉय भी कहाँ हुई है, फायरबेस पे ही। ठीक है, हमने जस्ट ये डोमेन नेम इसके साथ अटैच किया हुआ है, बाकी ये सारा काम जो है इसी वेबसाइट पर नॉर्मली डिप्लॉय हुआ है। सही है, एक बहुत इजी सी चीज़ है और आप इसको देख भी सकते हैं बाद में। तो ये सेम इसी चीज़ के लिए, तो आप देख रहे हैं कि ये कोई मजाक मस्ती में ये चीज़ें नहीं चल रही, ये एक्चुअली हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स होते हैं हम उनमें इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। और ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि अगर आपका कोई और नॉर्मल कोई आपका डेवलपर है, एक फ्रंट एंड डेवलपर है, क्योंकि अभी आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। याद है जब हमने कोर्स शुरू किया था तो हमने बोला था कि पहले आप फ्रंट एंड डेवलपर का काम सीखेंगे, फिर उसके बाद बैक एंड का काम सीखेंगे, फिर मिला के दोनों को क्या कहते हैं, फुल स्टैक। ठीक है, तो जो फ्रंट एंड डेवलपर होता है उसको ये अकल नहीं होती कि ये जो फाइलें हैं, जो वेबसाइट मैंने बनाई है, ये मुझे डिप्लॉय कहाँ करनी है। ये पूरा एक अलग इंजीनियर होता है जिसको हम कहते हैं क्लाउड डेवलपर, ये पूरा उसका काम होता है। लेकिन वो वाली बात है कि हम पाकिस्तानी हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें ये दिखाना पड़ता है कि हमें बहुत कुछ आता है, क्योंकि हमारे पास मार्केट में बहुत लोग हैं। सही है, अब दूसरे को पीछे करने के लिए आपको कुछ तो बताना पड़ेगा कि भाई मुझे ये एडवांटेज है। तो एक आपके पास फ्रंट एंड डेवलपर है जिसको हो सकता है कि आपसे थोड़ा अच्छा काम आता हो, लेकिन आप जाके बोलेंगे कि भाई मैं आपकी वेबसाइट बनाऊंगा भी और उसको डिप्लॉय भी करा दूंगा, मतलब आपको गूगल पे दिख जाएगी। अब ये डिप्लॉय को समझ में नहीं आता क्लाइंट्स को, वो बोलते हैं कि भाई मैं लिखूंगा गूगल पे और मेरे पास आ जाएगी, बोलेंगे हाँ ऐसे ही होगा। तो ये आपका एक सेलिंग पॉइंट है। ठीक है, आप किसी को भी जाके कन्विंस कर सकते हैं कि आपका सेलिंग पॉइंट है। आपके आसपास जितने भी लोकल बिजनेसमैन हैं, आप उनके पास भी अगर आप जाके बोलेंगे कि भाई ये हमारे पास ऐसे हम वेबसाइट का काम कर सकते हैं, तो ये एक सेलिंग पॉइंट है। क्योंकि अगर एक बिजनेसमैन है तो उसको आप बोलोगे कि मैं आप तुम्हारी वेबसाइट बनाता हूँ, और वो वेबसाइट की तुम फाइलें बना लो और उसको फिर यूएसबी में डालो और उसको दुकान पे देकर जाओ कि भाई ये देखो ये तुम्हारी वेबसाइट है, तो वो तो बोलेगा कि मुझे पागल बना रहा है। सही, क्योंकि उसको थोड़ी अकल है कि ये डायरेक्टली ऐसे अपलोड नहीं होता, इसका पूरा एक सिस्टम है, उसको ये नहीं पता है। और नॉर्मली ये सिर्फ पाकिस्तानी लोगों के साथ मसला नहीं है, बाहर वाले लोगों के साथ भी मसला है। वो लोग ये चीज़ नहीं देखते, वो बोलते हैं भाई मेरी वेबसाइट है, ये मुझे कहाँ दिखनी चाहिए, गूगल पे। तो उसके लिए अब आपको क्या जरूरत है, इसकी फायरबेस की। अब लेकिन एक मसला है, एक काम करते हैं, इसमें कोड खोलते हैं। कोड मतलब वीएस कोड आपको पता है। अब वीएस कोड खुला तो आपको बताया कि वीएस कोड आपको साइट से बताएगा क्या क्या चीजें हैं। तो हमारी फाइल किसके अंदर है, पब्लिक के अंदर है। अब प्रॉब्लम यह है कि इस पे मैं कोई चेंज करता हूं, ठीक है, मैं कहता हूं कि भाई इसको पहले तो लाइव सर्वर से खोलो, क्योंकि आपको पता है कि भाई ये आपके ये वाली जो वेबसाइट है जो अपलोड हो चुकी है, ये तो अब आप इसको लोकली कोई भी काम चेंज करेंगे उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है, क्योंकि आप चेंज कर रहे हैं कहां पे, अपने कंप्यूटर पे, और वो कहां पे सेव हो चुकी है, गूगल के सर्वर पे। तो आप गूगल के सर्वर पे तो डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। हम एक काम करते हैं, एक हम और एक एलआई बनाते हैं और इसका नाम दे देते हैं सर्विसेज। जब हमने इसको सेव किया तो हमने यहां पे आके देखा इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। लेकिन अगर हम ये लाइव सर्वर वाले पे हम आए, जो कि हमारे लोकल कंप्यूटर में से निकाल रहा है वो index.html, उस पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास सर्विसेज ऐड हो चुका है। अब हमने एक फाइल में चेंजिंग की,
अब मैं चाहता हूं कि ये जो चेंज हुआ हुआ है ये कहां पे जाए, हमारे गूगल के सर्वर पे जाए। अब कैसे करेंगे, हमारा जो ये टर्मिनल है, अच्छा टर्मिनल ये वाला जो कमांड लाइन है आपको VS कोड में भी मिलता है, आपको पता है। अगर VS कोड में ये वाला जो बटन है ये 00 लिखा हुआ है आपके पास, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये खुलता है। इस पे अगर आप देखेंगे तो क्या क्या लिखा हुआ है, प्रॉब्लम्स, आउटपुट, डीबग कंसोल और टर्मिनल। कमांड लाइन का दूसरा नाम क्या है, टर्मिनल। जब आप इसको टर्मिनल को क्लिक करेंगे तो आपके पास आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ये बिल्कुल वही चीज है जो ये वाली है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, सही है। इसका सिर्फ फायदा क्या है, ये जो VS कोड के अंदर है मुझे ये अलग से जाके नहीं लिखना पड़ेगा, मतलब मेरा ऊपर कोड है और नीचे मेरा टर्मिनल है। अब मजे की बात ये है कि हमने ये सारी कमांड्स को फॉलो किया है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये बनती है कि मैंने ये लिखा था कि ये वाली तो वन टाइम है, तो इसका मतलब कि मैंने चेंज किया, तो अब चेंज करने के लिए मुझे क्या दोनों ये कमांड चलानी पड़ेंगी? नहीं, क्योंकि इनिट का मतलब है कि पहली दफा जब आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तब आप इनिट कर रहे हैं। अब आप सिंपली आके यहां पे क्या लिखेंगे, फायरबेस डिप्लॉय, जो कि बेसिकली आखिरी वाली आपकी कमांड है। अब फायरबेस डिप्लॉय को आप क्लिक कर दें। यार ये हमारे VS कोड का थोड़ा इश्यू है, तो आपको यहां पे कमांड लाइन ही खोलना पड़ेगा और यहां पे लिखना पड़ेगा फायरबेस डिप्लॉय। हो सकता है आपके पीसीज में इश्यू ना हो, बेसिकली वहां पे टर्मिनल जो है वो डिसेबल हुआ हुआ है। तो दोबारा से ये आप देख रहे हैं कि डिप्लॉय होस्टिंग कर रहा है, आपकी फाइलें भेज रहा है, ऐड न्यू फाइल्स। अब आपकी फाइलें वो आपको बता रहा है कि मैंने भेज दी और आपका काम मुकम्मल, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, डिप्लॉय कंप्लीट। अब आप दोबारा अपने गूगल पे जाएंगे, अब यही वाली हमारी लिंक है, अभी तक तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन अगर हम इस पेज को रिलोड करें तो हमारा ये सर्विसेज आ चुका है। इसका मतलब है कि आपने एक सर्विस डिप्लॉय की, ठीक है, उसके बाद अब आप मतलब एक आपने चेंज की अपनी लोकल फाइल में और उसको आपने फाइनली डिप्लॉय कर दिया। तो ये डिप्लॉयमेंट इतनी आसान है। और मजे की बात है कि फर्ज करो कि यहाँ पे 1500 कितने भी लोग हैं इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं और मैं जाके वहां पे कोई चेंज कर देता, तो अगली दफा जब वो रिलोड होके आते तो उनको अब वो नई चीज दिखेगी, सही है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि मतलब आपने कोई भी चीज चेंज की और अपलोड की और सबके पास चेंज हो गया। हाँ, पे करते रहते हैं, पे करना पड़ता है। हाँ, पे आपको इसके लिए नहीं करना, जो ये फायरबेस है इसके लिए आपको पे नहीं करना, आपको पे करना है उस नाम के लिए बस। अगर आप फर्ज करें कोई आपको कहता है अच्छा ये वाला जो नाम है मेरे लिए काफी है, सही है, मैंने अपने कंपनी के लोगों को ये वेबसाइट दिखानी है तो मेरे लिए ये वाला ही काफी है, जो किसने दिया है, फायरबेस ने दिया है ऑटोमेटिक। तो कहेगा भाई मुझे बस इसकी जरूरत है। जैसे कि हम आपका जो असाइनमेंट रिसीव करेंगे हम आपको बोलेंगे यही वाला दो, तो आपको कुछ भी पैसे भरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई कंपनी वाला कहता है नहीं मेरी कंपनी का नाम हो, सही है, कि लिखा हुआ हो कि जैसे मेरी कंपनी वाले ने बोला कि thedisruptlabs.com मुझे यही चाहिए, सही है, तो जो thedisruptlabs.com है अभी हमें 45,000 की मिली थी, क्योंकि अलग डोमेन नेम अलग अलग पैसों की मिलती है, कुछ 2 लाख की हैं, कुछ 10 लाख की हैं, कुछ 60 लाख की हैं, ठीक है। तो आपको पता है गूगल की जो google.com है वो $5 मिलियन की बिकी थी। तो हर जो आपका नाम है उसकी अपनी कॉस्ट है, डिपेंड करता है कि वो कौन सा नाम है, सही है। जैसे alphabet.com है वो भी गूगल के पास है, वो भी एक बहुत एक्सपेंसिव डोमेन नेम है। डोमेन नेम बेसिकली हम इसी को कहते हैं कि google.com, facebook.com, yahoo.com, amazon.com, microsoft.com। तो ये पूरा नाम है, ये क्या है, डोमेन, और ये खरीदना पड़ता है, और ये खरीदना एक दफा भी नहीं पड़ता, आप इसको हर साल बार बार इनको पैसे देते हैं। जैसे अभी मैंने 2000 रुपए दिए तो मुझे अगले साल भी इनको 2000 रुपए देने पड़ेंगे, ये ईयरली वो होता है, सही है। कुछ लोगों का बिजनेस भी ये होता है, आपने आजाद चाय वाले का नाम सुना है? आजाद चाय वाला जो है उसका बेसिकली जो प्राइमरीली पहला बिजनेस था वो क्या था, ये डोमेन नेम खरीदना। ये लोग क्या करते हैं कि अब ऐसी ना डोमेन सोचते हैं, जैसे मैंने सोची sofaApp.com, ठीक है, मैंने ये खरीद के रख ली, सही है। अब उसके बाद मुझे पता लगा कि भाई इस सोफा वालों को ये डोमेन नेम चाहिए। अब वो जब लिखेंगे ना sofaApp.com तो उनको लिखा हुआ क्या आएगा कि पहले से कोई ना कोई यूज कर रहा है या खरीद चुका है।
तो लेकिन आपके पास एक एडवांटेज होता है कि आप उसको कह सकते हैं वेबसाइट वालों को, यानी कि ये वाली जैसे वेबसाइट है नेमचीप या ये GoDaddy, इनमें से इनको आप कह सकते हैं कि भाई मुझे इससे बंदे से बात करनी है जिसके पास ये ईमेल है, तो ये GoDaddy वाले मुझे ईमेल भेजेंगे कि एक कंपनी है जो आपसे ये वाला डोमेन जो है इसके बारे में बात करना चाहती है। उस पर फिर आपकी मर्जी है कि अब आप उस पर कितना भी पैसे बोलें, हालांकि उसकी प्राइस कितनी है 2000, लेकिन आपने उसको खरीद लिया। अब मैं देखता हूँ यार ये जो कंपनी है सोफा वाले, ये अच्छी बड़ी अगर कंपनी है तो मुझे पता है कि ये 5-10 लाख रुपए भी देने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इनकी पूरी कंपनी का नाम डिपेंड करता है इस डोमेन नेम पे। तो उस पर फिर क्या होती है, नेगोशिएशन होती है। वो कहते हैं नहीं यार 5 लाख नहीं 2 लाख, उस पर फिर जितने पे वो डील डन हुई तो वो आपको पहले तो अलग से पैसे भरेंगे वो 2.5 लाख रुपए, और 2000 रुपए उनको अलग देंगे, क्योंकि वो तो इन वेबसाइट की फीस है। सही है, तो इस तरीके से भी बिजनेस होता है। तो ये जो आजाद चाय वाला जो है ये इसका प्राइमरीली बिजनेस डोमेन नेम था। अभी ये बिजनेस इतना चलता नहीं है, उसकी वजह ये है कि दुनिया में इतनी ज्यादा डोमेन नेम बाय हो चुकी हैं कि कोई अच्छी वाली डोमेन्स बची ही नहीं है। अच्छी डोमेन्स का मतलब क्या होता है, जो छोटी हो, जो डोमेन जितनी छोटी होगी वो उतनी एक्सपेंसिव होगी। जैसे MSN, सही है, BBC, CNN, ये छोटी छोटी डोमेन नेम्स जो है ना 3 वर्ड्स वाली, ये सबसे एक्सपेंसिव होती है, सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव। फिर उसके बाद वर्ड्स वाली होती है, जैसे gamestop.com, सही है, और उसके बाद game.com, या आपके पास दूसरे जो एक वर्ड होता है, या clothes.com। अब ये वाली जो डोमेन्स हैं ये 1 वर्ड डोमेन्स कहलाती हैं और ये इस सेंस बनाती हैं। अब इसको याद करना कितना आसान है, अगर आपकी कंपनी का नाम है clothes.com, इसको याद करना कितना आसान है। आप किसी बिलबोर्ड में लगा देंगे लिख के clothes.com, जिसकी एक दफा नजर पड़ गई उसको जिंदगी भर याद रहेगा clothes.com। तो इस तरह की डोमेन्स बहुत ज्यादा महंगी होती हैं जो कि इजी टू रिमेंबर हो। अब सुफा ऐप 2000 की क्यों है, क्योंकि थोड़ी सी अजीब है सुफा ऐप। अब कोई गलती से सुफा में डबल एफ था तो एक एफ लगा देगा तो उसकी डोमेन नहीं लगेगी। तो इसमें बड़े फनकारी हैं, ठीक है। इवन जैसे कि अगर हम सर्च करके देख लें game.com, तो ये आपको क्या कह रहा है, ये आपको कह रहा है कि ये पहले से किसी ने खरीदी हुई है डोमेन टेकन। ये कह रहा है हमें 12,500 रुपए दो तो हम उस बंदे से बात करके तुम्हें देंगे। सिर्फ उस बंदे से बात करने के कितने ले रहा है, 12,500 रुपए। अब वो बंदा कितना बोलेगा वो उसकी मर्जी है। इसके अलावा साइड में इन्होंने ना एक सजेशन दी है, इन्होंने कहा है कि आप game.car खरीद लो। मैंने कौन सी मांगी थी, game.com, ये कह रहा है game.car खरीद लो, और वो कितने की है, 7,12,000 रुपए। ठीक है, तो ये डोमेन नेम आप अपने आप में ही एक बहुत बड़ा बिजनेस है। इसके अलावा आप नीचे अगर देखें तो प्रीमियम है game.co, तो ये कितने की दे रहा है, 64,000। और ये है game.site, तो game.site कितने की दे रहा है, 18 लाख। तो मैंने तो ऐसे बहुत सारी देखी हैं, ये करोड़ों में भी जाती है बात, 2.5 करोड़ 2 करोड़ की भी मैंने डोमेन्स देखी हैं। जैसे मैंने आपको बताया गूगल की $5 मिलियन की गई। अब $5 मिलियन को जरा आप मल्टीप्लाई करके देखें 300 रुपए से, तो आपके पाकिस्तानी प्राइस बनती है। तो एक सिर्फ क्या है, नाम है google.com, सिर्फ इस नाम के उन्होंने कितने पैसे दिए हैं, $5 मिलियन। सही है, तो $5 मिलियन उसको दिए थे। और ये हालांकि ये डोमेन पहले से गूगल के पास ही थी, तो जब गूगल कंपनी शुरू हुई तो कोई और गूगल नहीं था, तो उन्होंने जब ये डोमेन खरीदी तो उनको सस्ते में पड़ी, लेकिन बीच में वो लोग रिन्यू करना भूल गए। जब वो लोग रिन्यू करना भूल गए तो एक दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए वो डोमेन जो थी वो फ्री हो गई। अब एक दफा अगर आपने पैसे नहीं दिए तो ये जैसे कंपनी है ये GoDaddy, ये उस डोमेन को क्या कर देती है, फ्री, मतलब खोल देती है कि भाई अब कोई और भी आके इसको खरीद सकता है। तो कोई एक बंदा था, उसने ऐसे ही गेम खेल रहा था कि चलो चेक करते हैं, तो उसको दिख गया कि google.com फ्री खड़ी हुई है, तो उसने ऐसे ही थोड़े से पैसे दिए और उस google.com उसके नाम पे हो गई। जब उसके नाम पे हुई, अब गूगल को ये डोमेन अपनी वापस चाहिए थी, लेकिन अब बंदा तो समझ गया कि कौन है, ये गूगल है जो कि $1 बिलियन कंपनी है। तो उसने अपनी प्राइस बोली और उसको $5 मिलियन मिले थे। और $5 मिलियन मतलब आज की दुनिया में भी बहुत बड़ा अमाउंट है। हालांकि ये बात जो है आज से कोई आई थिंक 10-12 साल पुरानी है, तो अब अंदाजा लगा रहे उस वक्त $5 मिलियन की क्या वैल्यू होगी, क्योंकि आजकल तो कोई सॉफ्टवेयर जो है वो बिलियंस में बिक रहे हैं, क्योंकि मनी की जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो गई है। पहले बहुत बड़ी बात होती थी कि $1 बिलियन पे कोई कंपनी पहुंच जाए। $1 बिलियन मतलब
होता था कि भाई ये टॉप नॉच कंपनी है, अब तो ट्रिलियंस की बात है, 100 बिलियन, 200 बिलियन, 300 बिलियन। तो जैसे जैसे दुनिया हम आगे बढ़ रहे हैं तो थोड़ी मनी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है। अब वो क्यों हो रही है वो आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाएंगे, और मैं आपको इकोनॉमिक्स का टीचर नहीं हूँ, सही है। तो